नमस्कार सबको कि आज का जो सेमिनार है उसको हम प्रारंभ करते हैं और विशेष डिजीज पर चर्चा करते हैं क्योंकि उस दिन हम चर्चा कर चुके हैं कि डिस्पेप्सिया कैसे उत्पन्न होता है। उसमें से 1-2 पॉइंट को लेते हैं फिर उसके आगे बढ़ाते हैं इसको। तो डिस्पेप्सिया का मुख्य कारण था कि पहला जो कारण था कि उसका डिस्पेप्सिया क्यों आता है और डिस्पेप्सिया के कारण क्या होता है। तो डिस्पेप्सिया के कारण हमने 3 चीज़ गिनाए थे कि डिस्पेप्सिया 3 चीज़ है। तो पहला जो है एसिडिटी का इंक्रीज़ करना आँत के अंदर और दूसरा बताए थे कि कॉन्स्टिपेशन बताए थे। तीसरा जो है डिसेंट्री बताए थे कि डि डिसेंट्री होना भी ये डिस्पेप्सिया ही है। तो ये जो 3 फैक्टर्स है, तो 3 फैक्टर्स ही जो है डिस्पेप्सिया का मुख्य कारण है। तो अगर मान लीजिए कि एसिड का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? तो आपके जो मुख्य ऑर्गन है, तो वो ऑर्गन जो है धीरे-धीरे क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है या कमज़ोर होने लगता है। या फिर दूसरा बताए थे कि अगर एसिडिक फूड ज़्यादा ग्रहण करते हैं, तो एसिडिक फूड ज़्यादा ग्रहण करने से क्या होगा कि अल्सर आपके आँत में उत्पन्न हो जाएगा धीरे-धीरे और अल्सर एक तरह का कैंसर ही है। कैंसर नहीं है लेकिन एक तरह का कैंसर ही है वो, टाइप ऑफ कैंसर। और दूसरा जो है कॉन्स्टिपेशन के विषय में बताए थे कि कॉन्स्टिपेशन जो है, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन तक आपके शरीर में राज करे, तो राज करने पर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण जो है उसमें बहुत सारे रोगों को गिनाए थे हमने। तो एक तो बताया था कि भाई बीपी कॉन्स्टिपेशन के कारण आता है, थायराइड भी कॉन्स्टिपेशन के कारण आता है, कैंसर भी कॉन्स्टिपेशन के कारण आता है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में भी भेद है। अब किस-किस तरह का कॉन्स्टिपेशन है। और तीसरा बताए थे कि उसमें डिसेंट्री, तो डिसेंट्री के कारण जो है अगर मान लीजिए कि डिसेंट्री बहुत ज़्यादा दिन तक लूज़ मोशन चलने लगे, ठीक है? लूज़ मोशन चलने का मतलब यही है कि खाना जो है ठीक से हज़म नहीं हो रहा है आपका। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का भी वही कारण है। तो डिस्पेप्सिया क्या बोलते हैं कि लूज़ मोशन के कारण या डिसेंट्री के कारण जो है आपके शरीर में है एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, व्हाइट पैचेज, ये सब तरह-तरह के रोग जो है शरीर में दिखाई देने लगेगा। तो ये है डिस्पेप्सिया। जब अब आपका ब्लड कमज़ोर हो जाता है या वीक हो जाता है आपके ऑर्गन्स, तो उसमें क्या-क्या आता है, उसका एक मुख्य कारण जो है, उसके कारण कारण भी ऐसा ही होता है जैसे कि फूड डेफिशिएंसी। अच्छा, दूसरा जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स। आप अगर दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका ब्लड धीरे-धीरे क्या हो जाता है कि आपका ब्लड धीरे-धीरे गंदा हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यही हुआ कि ब्लड में जो है ना गंदगी की मात्रा बढ़ जाता है, यानी टॉक्सिन का मात्रा बढ़ जाता है ज़्यादा यूज़ करने पर। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ फिजिकल वर्क है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फिजिकल वर्क करना चाहिए, आप जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए उसमें बहुत सारा चीज़ है, अभी हम उसको बता रहे हैं आगे-आगे। तो उसको पचाने के लिए जो है आपको थोड़ा फिजिकल वर्क करना चाहिए। तो फिजिकल वर्क होता नहीं है और जिसके कारण जो है खाना जो है सही ढंग से जो है पच नहीं पाता है। अब फिजिकल वर्क जितना करेंगे आप, तो आपके शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स है, उन ग्लैंड्सों से जो हार्मोन का सिक्रेशन है, वो उचित मात्रा में होगा, ठीक है? और शरीर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और तो ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ने पर जो है ना खाना का डाइजेशन सही मात्रा में हो पाएगा। अदरवाइज़ जो है अदरवाइज़ आपके कोलन में जो है ना ये सब खाना पड़ा हुआ रहता है, बहुत दिन का खाना पड़ा हुआ रहता है। हमने अपने ट्रीटमेंट के दौरान देखा है कि हम जब आँत की सफाई करवाते हैं, तो
7 दिन 8 दिन इसी तरह जो है 8-10 दिन के बाद जो है ना, अंदर से इतना गंदगी निकलता है, मतलब 7 दिन तक जो है, हम एनिमा से जब हम क्या करते हैं, किसी की आँत की सफाई करते हैं, तो आँत की सफाई करने के बाद जो है 7 दिन तक एनिमा देते रहते हैं, फिर भी जो है गंदगी जो है बाहर नहीं निकलता है। और 7-8 दिन के बाद किसी-किसी का तो ऐसा देखा गया कि 10 दिन के बाद जो है ना, 10 दिन के बाद वो पता नहीं कैसा मल रहता है आँत के अंदर, काहे कि आप लोग जानते हैं, बड़ी आँत का जो एक कॉलन है, कॉलन, तो कॉलन का लंबाई बहुत अधिक है, तो उसमें जो है बहुत दिन का, सालों-साल का, समझे कि नहीं? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का भी गंदगी जो है ना पड़ा हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है। तो जब हम लोग साफ करवाते हैं, तो बोलते हैं क्या कि आप वहाँ रह नहीं पाइएगा, इतना उसमें बैड ऑडर है, दुर्गंध है कि आप अगल-बगल में भी नहीं रह पाइएगा, मतलब इतना गंध है। तो सोचिए कि वो कितना दिन से पड़ा हुआ जो मल है या गंदगी है, उस आँत के अंदर रुका हुआ रहता है। अच्छा, ज़्यादा दिन तक पड़ा हुआ रहने पर तो उससे जो शरीर में उत्पन्न होता है एक वायु विकार, वायु विकार कहने का अर्थ यही हुआ कि शरीर के अंदर जो है वायु का जो प्रकोप है, यानी एयर का जो प्रकोप है, गैस का जो प्रकोप है, वो धीरे-धीरे बढ़ जाता है। अच्छा, जब धीरे-धीरे बढ़ता है, तो इसका मतलब इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं। यानी गैस का मात्रा जैसे-जैसे बढ़ना शुरू हो जाए, तो सोचिए कि आपको गैस्ट्रिक हो गया। गैस्ट्रिक होने का मतलब ही है, आपके आँत में जो पड़े हुए मल है, वो बहुत दिन का सड़ा हुआ मल है, ठीक है? आप उसको निकालिए बाहर, उसी के कारण जो है आपके पूरा स्टमक वाला सिस्टम में जो है गैस फॉर्मेशन होता है। अच्छा, चौथा जो है नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन जो है, आज आदमी जो है आज नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ है। काहे कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, यानी सोशल, अरस्तू के अनुसार जो है सोशल एनिमल है, लेकिन एनिमल कहना सही नहीं होगा। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना ज़रूरी है कि एनिमल और हम में तो फ़र्क है थोड़ा-सा, लेकिन उसमें जो है और एक चीज़ जोड़ देना ज़रूरी है, काहे कि एनिमल से ही हमारा विकास हुआ है। तो एक चीज़ उसमें यही जोड़ देते हैं कि रेशनल है, थोड़ा हम लोग सोच सकते हैं, थोड़ा जो है लॉजिक कर सकते हैं, तर्क-वितर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए सोशल एंड रेशनल एनिमल कहना उचित होगा। हाँ, अरस्तू ने सिर्फ सोशल एनिमल ही कहा है, तो उसके पीछे एक कारण है। तो इसीलिए जो है, तो समाज के साथ मेरा एक तरह का कोऑपरेटिव सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं समाज में। जिस समाज में हम लोग जुड़ते हैं, तो समाज का जो है ताना-बाना के कारण जो है, या फिर अपने परिवार के कारण या समाज के कारण, देश के कारण, अपने शरीर के कारण, 3-4 कारण है। 3-4 कारणों के कारण जो है, हमारा जो थॉट है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। तो इन थॉट्स के कारण जो है, हम हर हमेशा जो है थोड़ा-सा कभी-कभार टेंशनाइज़ रहते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो लोग मैनेज कर लेते हैं, उन लोगों को तो टेंशन कम होता है। तो ये नेगेटिव थॉट जो है धीरे-धीरे आपके अंदर जो है, वो धीरे-धीरे होने लगता है, फैलने लगता है। तो इसके कारण भी जो है डिस्पेप्सिया उत्पन्न होता है। अब देखिए, तो इन सब कारणों के कारण जो है, जैसे ब्लड जो है धीरे-धीरे इम्प्यूरिटी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। तो इम्प्योरिटी बढ़ने के कारण जो है आपके 4 जो मुख्य ऑर्गन है, ठीक है? वो डैमेज होने लगता है। तो पहला ऑर्गन है स्प्लीन, दूसरा ऑर्गन है लीवर, तीसरा ऑर्गन है किडनी। अच्छा, तो चौथा ऑर्गन जो है वो वो हो गया आपका स्प्लीन। तो ये 4 जो है मुख्य पिलर हैं आपके शरीर के अंदर। इन पिलरों को अगर आप सही रखते हैं, तो आप जो है ना बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये 4 पिलर पर ही जो है आपका जीवन जो है निर्भर करता है, ठीक है? अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन यानी वाइटल ऑर्गन हमारे शरीर में क्या है? लेकिन सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो तो स्किन ही है, ठीक है? और सबसे वाइटल जो ऑर्गन है वो क्या है?
तो सब लोग बोलेंगे कि भाई ब्रेन ही है, ब्रेन तो ऑर्गन है नहीं एक्चुअली, ठीक है। कोई बोलेगा लीवर, तो लीवर भी नहीं है, स्किन भी नहीं है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन है किडनी। अगर किडनी को आप सही रखते हैं, काहे कि किडनी जो है ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है आपके शरीर के अंदर। अगर किडनी सही रहे, अगर ब्लड गंदा न रहे, अगर ब्लड में ज्यादा टॉक्सिन रहे, तो बार बार छानते छानते जो है किडनी का हालत जो है ना खराब हो जाता है। तो इसीलिए पहला काम है कि ब्लड के अंदर जो गंदगी आता है या टॉक्सिन आता है, तो उन टॉक्सिनों से ब्लड को बचाइए। तो कैसे बचाएंगे, इसका उपाय अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा है लीवर है। तो लीवर में भी जो है ब्लड का ही है, काहे कि हम जो भी खाना खाते हैं, अब लीवर के बारे में थोड़ा बता दें। तो जो भी हम खाना खाते हैं, खाना जो है डायरेक्ट डायरेक्ट जो है उससे रस जो प्राप्त होता है, रस जो है डायरेक्ट जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही ब्लड जो है, मतलब विभिन्न ऐसे 6 क्रम है, 6 स्टेजेज है। 6 स्टेजेज के बाद जो है ना डायरेक्ट लिम्फ में आ जाता है, तो लिम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 6 क्रम क्रम है, या 6 जो ये सीक्वेंस है, 6 सीक्वेंस के कारण जो है आपका ब्लड जो है पूरा पूरी शरीर में रोटेट करता है। अगर मान लीजिए कि आपका ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाए, तो क्या होगा। तो टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर आपका लीवर खराब हो जाएगा, कि वो भी ब्लड से ही रिलेटेड है। किडनी खराब हो जाएगा, किडनी भी ब्लड से ही रिलेटेड है। उसी तरह स्प्लीन है। हाँ, और उसी तरह जो है आपका धीरे धीरे जो है ये सब कमजोर होने लगेगा, और कमजोर होने के कारण आप क्या होते जाइएगा, आपके शरीर के अंदर जो है वो टॉक्सिन का मात्रा बढ़ते जाएगा, आप बीमार से ग्रसित हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों के जीवन में डिस्पेप्सिया न आवे, उसके लिए क्या उपाय है। हम जो है डिस्पेप्सिया से कैसे छुटकारा पाए कि डिस्पेप्सिया उत्पन्न न हो। डिस्पेप्सिया का अर्थ हुआ यही 3 है। एक तो पहला बताया कि एसिड एसिड का मात्रा कम हो। दूसरा तो बताया कि आपका जो है डिसेंट्री न हो। तीसरा जो बताए हम, कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न न हो। इन चीजों 3 चीजों से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो आइए सबसे पहला जो है इसका समाधान हम बताते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो ये तो रोग का है, रोग के बारे में हमने बता दिया। तो आपके अंदर जो है एसिड का मात्रा न बढ़े, तो एसिड कैसे नहीं बढ़ेगा, तो वो आपके भोजन पर निर्भर करता है। अच्छा, तो भोजन कैसा लेना चाहिए, तो उस दिन हमने बताया कि जिसमें अल्कली की मात्रा सबसे अधिक होगी, उसी भोजन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। और इसका भी परिचय मैंने दिया था कि अल्कली और एसिड, एसिड क्या है। ब्लड में जो है, ब्लड इम्प्योर होने से हमारे 4 जो मुख्य ऑर्गन है, ये क्या हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के कारण जो है हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर जो है वो रोगों का जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, चाहे तो रोग कुछ भी हो। तो आज मुख्य बात हमको करना था कि आयुर्वेद में जो है उसको बात रोग कहते हैं। बात रोग मैंने, और ये गैस से जुड़ा हुआ चीज है। तो गैस होने से क्या क्या होगा पहले आगे जान लीजिए, तब उसका फिर थोड़ा सा निदान बता देंगे। तो अगर आपके शरीर में गैस गैस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो गैस के कारण जो है आपके जो ये शोल्डर है, ठीक है, इसमें दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा। ऑर्थराइटिस जो है ये बात रोग है। तो ऑर्थराइटिस जैसे कहने का अर्थ है कि पूरे जॉइंट्स में जो है, आपके जॉइंट्स जॉइंट्स में जो है ये दर्द होना शुरू होगा। तो इस तरह का रोग जो है ये गैस के कारण, ये शरीर में जो है ना गैस के कारण जो है ये बढ़ने लगता है। तो इससे निजात कैसे पाएं। तो निजात पाने के लिए सबसे पहला है कि आपके शरीर के अंदर जो जुगों जुगों का बैठा हुआ मल है, ठीक है ना, 2 साल 4 साल 1 साल 6 महीना, तो इस तरह का जो मल पड़ा हुआ है, इस मल को जो है उसको बाहर निकालने का आप व्यवस्था कर लीजिए। तो उस व्यवस्था में जो है
सबसे पहला जो व्यवस्था है, हमने एक क्लास में हमने बताया था कि देखिए इसमें अलग-अलग ये है, ठीक है? अलग-अलग तरह का निदान भी है। तो एक बताया था मैंने संघ प्रक्षालन। अच्छा, संघ प्रक्षालन में ही जो है उसमें 6 ठो मेथड है। तो 6 मेथड में एक मेथड जो है उसको वमन बोलते हैं, वो भी एक धोती है। तो वमन प्रक्रिया से भी जो है आप अपने बड़ी आंत का जो मल है, बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो गंदगी है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका थोड़ा-सा हम उपचार बताते हैं और कौन लोगों को नहीं करना है, जिसको बीपी है उसको नहीं करना है। जिनको बीपी है इस मेथड का टेस्ट नहीं करना है उसको। अच्छा, जिनको चेस्ट से संबंधित किसी तरह का रोग है उसको भी ये नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, तीसरा जो है जिसको ऑर्थराइटिस है, शुगर है, बस ये 4 मुख्य रोग में जो है ना, ये लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे और बाकी लोगों के लिए हम एक प्रयोग बताते हैं। तो उन प्रयोगों के द्वारा जो है 1 महीने के अंदर 1 महीना, डेढ़ महीना लगेगा। तो हर दिन तो करना नहीं है, ठीक है? इसको सप्ताह में एक बार आप लोग ज़रूर कीजिए, सप्ताह में 1 दिन ज़रूर करना है इसको, इस वमन प्रक्रिया को। और उसमें क्या करना है ना, जैसे छोटे बच्चे जो बैठते हैं, जैसे खाना खाने का 2 सिस्टम है, तो एक तो हम पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठ गए और दूसरा जो है, दूसरा थोड़ा-सा पैर को ऐसे मोड़ के ऐसे ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है? तो ये वाला पोज में बैठ जाइए और सुबह-सुबह जो है गर्म पानी में हल्का-सा नमक दे दीजिए, ठीक है? और नमक देने से थोड़ा ज़्यादा ये होता है। दूसरी बात जो है, धीरे-धीरे पानी को पीते जाइए। 4 से 5 गिलास पानी पी लीजिए और पीने के बाद जो है आप क्या कीजिए ना, ऐसे धीरे-धीरे हाथ को अंदर कीजिए। अंदर करने के बाद अंदर का जो पानी है वो धीरे-धीरे बाहर निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलने दीजिए। लगेगा कि कभी-कभार तो वॉमिटिंग हो जाएगा, उसको आने दीजिए बाहर, ठीक है? तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपके बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत की सफाई बड़ी तगड़ी होती है। बड़ी आंत का एकदम सारा मल जो है 1 महीना के अंदर जो है ना धीरे-धीरे निकल जाएगा ये मल। ऊपर आएगा, फिर ऊपर से जो है ना वो मल धीरे-धीरे ऊपर खिसकते जाएगा, फिर ऊपर से नीचे डाउनवर्ड होते चले जाएगा। तो इस तरह जो है इस तरह बड़ी आंत का आप सफाई कर सकते हैं, एक प्रोसेस है। और दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस इसको सब कर सकते हैं, सब। चाहे तो उसको ऑर्थराइटिस है, कुछ भी है, ठीक है? तो वो लोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इसको जो है, ये जो बताए संघ प्रक्षालन वाला प्रोसेस, इसको सप्ताह में 1 ही दिन करना है, ठीक है? अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी बता दें, ठीक है? तो दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड ये है कि कुछ पानी पी लीजिए, 2-3 लीटर पानी पी लीजिए, उसके बाद जो है ना 2 आसन कर लीजिए। 2 आसन करते-करते जो है, 2 आसन करते-करते आपको मोशन लग जाएगा और जाइए एकदम पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो इस तरह करते रहने से धीरे-धीरे डेढ़ महीना के अंदर जो है, 1 डेढ़ महीना के अंदर आपका आंत जो है, आंत की सफाई हो जाएगी और गैस का जो प्रकोप है शरीर के अंदर, वो धीरे-धीरे मिनिमाइज हो जाएगा और आप देखिएगा धीरे-धीरे। और खाना आपको कैसे खाना है, खाने के बारे में भी थोड़ा बताएँगे आज ना। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है एनीमा वाला प्रोसेस। ये तो सब कर नहीं सकते हैं, इसको तो प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये सबके लिए उपयोगी है, चाहे तो आपको कोई भी रोग है। एनिमा से भी पेट का साफ अगर करने के लिए कोई जानते हैं तो एनिमा से कर लीजिए, ठीक है? तो एनिमा रेगुलर नहीं यूज करना है, एनिमा का यूज आप 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरा जो सबसे वाइटल है, तो वो वाइटल क्या है कि आप आंत का सफाई कैसे कर सकते हैं कि रात का जो खाना है ना, भोजन है, तो उस भोजन को जो है सप्ताह में 1 दिन छोड़ दीजिए आप। दिन भर खाइए, दिन भर जो खाना है आपको 5 बजे तक खाइए, जो खाना है। और रात्रि के समय जो है, रात्रि के समय कोई फल लेके फल फल खा लीजिए 2-4 ठो और सो जाइए। अगर ऐसे रह सके तो बहुत ही अच्छा, कि रात भर आपको खाना नहीं खाना है। अच्छा, चौथा उपाय हम बता देते हैं आज। चौथा उपाय ये है
कि चौथा उपाय ये है कि सप्ताह में जो है एक दिन आप नमक छोड़ दीजिए, नमक लीजिए ही नहीं, ठीक है। तो ये चौथा उपाय है। अच्छा, तीसरी बात जो है, और एक बात हम बताते हैं इसमें, एक ऐड कर देते हैं। तो अकुप्रेशर का कुछ ये है, तो उस अकुप्रेशर के द्वारा भी जो है आंत का मल को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उन अकुप्रेशर पॉइंट्स को तो हम आज लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए तो मेरे पास ये है नहीं, यंत्र है नहीं अभी अवेलेबल। तो जब यंत्र अवेलेबल हो जाएगा, मैं अकुप्रेशर के द्वारा भी जो है, जो लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रोसेस, ठीक है, तो अकुप्रेशर के द्वारा ही करेंगे। अकुप्रेशर में कम से कम 3 महीना लगेंगे, और 3 महीना में जो है ना आपकी आंत आंत की सफाई हो जाएगी अकुप्रेशर के द्वारा भी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्सों को हम बता देंगे, और धीरे धीरे आप करते रहिएगा, दबाते रहिएगा, और इससे जो होगा, इससे आपकी आंत की जो है कब्जियत जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, कब्जियत भी नहीं होगी, उसके बाद ना डिसेंट्री होगा। अच्छा, तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको क्या, तो खिचड़ी खा लीजिए, जो एकदम इजीली डाइजेस्ट हो जाए उसको आप खा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे टाइम में जो खाना है आप खाइए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। तो आज बता दें। अच्छा, और एक चीज बता दें कि रात्रि के समय जो है ना, रात्रि के समय कोई भी दाल नहीं लेनी है आपको, दाल का यूज नहीं करना है रात्रि के समय। रात्रि के समय में आप सब्जी जो भी खा सकते हैं सब्जी खाइए आप, ठीक है। और वैसा ही सब्जी खाएंगे जिसका जो है, जो इजीली हमारे पेट में जो है ना डाइजेस्ट हो जाए। तो उस उन सब्जियों में जो है ना, हम बताते हैं, पहला गैस के लिए ही बताते हैं कि गैस के लिए अभी क्या है, अभी का मौसम में खास करके। तो इन मौसमों में सबसे अच्छा जो है, जिसको आप परवल बोलते हैं, सबसे अच्छा है। पपीता सबसे अच्छा है। उसके बाद जो है कद्दू, जिसको वो लौकी बोलते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा चीज है, उसको आप लोग ग्रहण कीजिए। अच्छा, हर डाइट में जो है ना ये सब रहना चाहिए। और करेला जो है सप्ताह में एक दिन खाइए, और जिनको किडनी से संबंधित है वो करेला को थोड़ा कम कर दे। जिनको किडनी से संबंधित कोई रोग है वो जो है टमाटर को न ले, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात और इसमें जो है जोड़ने लायक जो बात है, तो वो बात हम जोड़ते हैं। जैसे जो है प्याज का मात्रा जो है ना, प्याज को आप लोग कच्चे खाएं, अधिकांश लोग प्याज को जो है ना कच्चा ही चिबाइए, सब्जी में कम प्याज डालिए। लेकिन यहाँ तो बिना प्याज का जो है ना सब्जी तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि प्याज का मात्रा सब्जी में कम रहे, और जब भी खाना हो तो प्याज को ऐसे ही खाइए, क्योंकि प्याज जो है, प्याज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। अगर प्याज को जब सब्जी में आप डालते हैं तो वो सब्जी में जो है ना सड़न पैदा कर देता है, ठीक है। काहे कि अभी देखिएगा प्याज वाला सब्जी जो है, अब अभी बना लीजिए, मान लीजिए सुबह को बना लीजिए 9 बजे, और शाम तक नहीं रहेगा, उसको खा नहीं सकते हैं आप शाम तक, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो खाना आप बनाइए, ठीक है, वो 5 घंटा के अंदर ही खा लीजिए उसको, और 5 घंटा के बाद जो है मत खाइए उसको, ठीक है। जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं वो लोग ही खाएंगे, और दूसरी जो है, जो लोग फिजिकल लेबर नहीं कर पाते हैं वो लोग 5 घंटा सब्जी को, 5 घंटा के बाद जो है ना वो सब सब्जी का ग्रहण मत कीजिए आप लोग। अच्छा, और एक बात उसमें कि अभी के समय में बात को कम करने के लिए आप क्या खाएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। उसमें अभी क्या है कि बात का प्रकोप ज्यादा है, पित्त का भी प्रकोप ज्यादा है। और खाना खाने के बाद जिनको डायबिटीज नहीं है, खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे। और गुड़ कैसा होना चाहिए, जैसे काला वाला गुड़ होता है ना, जिसमें कालापन होता है। अब गुड़ के बारे में बता दें थोड़ा सा, चीनी का सेवन बहुत कम कीजिए। चीनी अगर मान लीजिए 1 सप्ताह आप छोड़ देते हैं, तो शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि शरीर जो है ना स्वस्थ होने लगेगा आपका, अगर चीनी को धीरे धीरे आप छोड़ दें। काहे कि चीनी जो है ना हमारे शरीर में जो है वो गैस ही उत्पन्न करता है। और उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, गुड़ जो है, गुड़ का अंतिम प्रोडक्ट है, गुड़ में अल्कली का मात्रा सबसे अधिक होता है। तो इसीलिए गुड़ कैसा वाला गुड़ लेंगे, तो व्हाइट वाला गुड़ नहीं लीजिएगा,
जो आपको अच्छा लगे दिखने में उसको मत लीजिए। काहे कि उसके बारे में आप लोग जानते तो नहीं है। काहे कि बड़ा केमिकल केमिकल के द्वारा उसको साफ किया जाता है, गुड़ को साफ किया जाता है। इसीलिए उस गुड़ को आप लोग न लें, ठीक है? काहे कि वो गुड़ में जो है एसिड का मात्रा सबसे अधिक होता है। और अगर सुन के जो है ना आश्चर्य लगेगा कि गुड़ का कलर जो है ना व्हाइट कैसे हो जाता है, तो उसमें जो आजकल जितने सारे डिटर्जेंट है, चाहे तो वो निरमा है, सर्फ है, हाँ, ये सब डाल के जो है ना गुड़ को एकदम साफ किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। और मार्केट में जब ऐसे गुड़ आते हैं तो लोग तो देखते हैं कि बाप, ये गुड़ तो बहुत ही एकदम देखने में एक्सेलेंट है, इसी गुड़ को लो, ठीक है? तो लोग जो है वैसे ही गुड़ को ले लेते हैं। तो गुड़ का रंग जो है ना, गुड़ का रंग वैसा नहीं है। गुड़ का रंग जो है थोड़ा कालापन लिए हुए, ठीक है ना, पीला में कालापन लिए हुए रहेगा। तो ऐसा ही गुड़ को आप लोग खाइए, और गुड़ का मात्रा थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है ना। अभी खाने का समय है, अभी कुछ कुछ दिन, खास करके ये सिलीगुड़ी वाला रीजन में खाने, इस रीजन में थोड़ा अभी अभी भी ठंडा है, तो इसीलिए जो है इस रीजन के लोग जो है ना इसको अभी ले सकते हैं गुड़ का मात्रा को। और गुड़ ऐसे नहीं ले सकते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, 1 चम्मच आधा चम्मच, उसको खा सकते हैं। उसमें शुगर भी नहीं बढ़ता है, लेकिन जो लोगों को क्रोनिक शुगर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो लोगों को क्रोनिक शुगर नहीं है तो वो लोगों को तो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, तीसरा है कि गैस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, आप जो कच्ची घानी का तेल जो होता है ना, जिसमें थोड़ा सा गंध भी होता है, ठीक है, तो वैसा तेल का सेवन जो है ना, कच्चा तेल का सेवन आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा तेल का सेवन कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो सब्जी में जो है ना, जब सब्जी बन जाए तो उसमें थोड़ा कच्चा तेल डाल दीजिए, 4 बूंद 5 बूंद कच्चा तेल डाल दीजिए। वो सब्जी अगर जब खाएंगे तो उसमें गैस का प्रकोप जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इस तरह जो है, इस तरह मैंने, आज चूंकि गैस का ही क्लासेस था कि गैस को मिनिमाइज कैसे किया जाए और गैस कैसे बढ़ता है, तो आप लोगों को मैंने कारण बताया कि गैस जो है हमारे आंतों में कैसे बढ़ता है, और ब्लड का इम्प्यूरिफिकेशन होने के कारण जो है हमारे शरीर में जो है ना ब्लड का मात्रा जो है ना वो गंदगी हो जाता है ब्लड में, और गंदा होने से, गंदा हो जाए तो समझिए कि गैस बनना चालू हो जाता है। खाली इतना ही नहीं है, और सारा रोग इसमें, बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है। अकुप्रेशर के बारे में आज थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूंगा कि अकुप्रेशर में जो है आज कॉमन डिजीज, चूंकि कॉमन डिजीज के बारे में जो है, एक कॉमन डिजीज के बारे में मैंने चर्चा किया था, आज गैस के बारे में मैंने चर्चा किया, और गैस के साथ साथ जो है और एक डिजीज का चर्चा करना चाहेंगे। वो डिजीज है थोड़ा सा मेंटल वाला, सिर दर्द वाला। क्योंकि बदलते हुए मौसम में जो है ना गैस का प्रकोप ज्यादा होता है, और गैस का प्रकोप ज्यादा होने से मन में जो है तनाव ज्यादा हो जाता है। और दूसरी बात जो है हेडेक का शिकार जो है ना हम लोग ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हेडेक का जो है ना कुछ पॉइंट को मैं गिना दूं, आज आप लोग देख लीजिए, और हेडेक होगा नहीं कभी, ठीक है। हेडेक और गर्दन दर्द का जो है, क्या रामबान थोड़ा सा इलाज बता दे इसमें। इस हाथ को देखिए आप लोग, ये हाथ को देख लीजिए। तो पहले जो है, पहले शोल्डर जो है, शोल्डर के बारे में बता रहे हैं। शोल्डर में किसी तरह का दिक्कत हो तो आप, शोल्डर में, कंधे, कंधा पर किसी तरह का दिक्कत हो तो एक पॉइंट बहुत कॉमन है। ये जो छोटा वाला उंगली देख रहे हैं, छोटा वाला उंगली, तो इसका जो रूट है, रूट जिसे मूल है, अंत में आ जाते हैं यहाँ ऊंचा, ये थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, यस। हाँ, ये जो उठा हुआ पार्ट है, उसका एकदम, ये जो अंतिम वाला लाइन है ना, लाइन, ये जो अंतिम वाला लाइन है, ये छोटी वाले उंगली का अंतिम वाला लाइन देखिए, अंतिम वाला लाइन, हाँ, उससे नीचे आइए, उठा हुआ पार्ट होगा थोड़ा सा, हाँ, बस बस। तो उस पार्ट में जो है ना, उस पार्ट में प्रेशर प्रेशर करने से 1 मिनट लगेगा गर्दन दर्द ठीक होने में। हम्म
छोटी वाली उंगली, छोटी वाली उंगली। इस पार्ट को देख लीजिए, यहाँ आप दाबिए, गर्दन दर्द तुरंत छूमंतर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और ये अंगूठे का, ये अंगूठे का जो लाइन है ना, अंगूठे का लाइन, अंगूठे, ये अंगूठा जो है इसका लाइन, अंतिम लाइन, अंतिम लाइन के बीच में डाल दीजिए बस। ये बीपी का भी पॉइंट है, ये अंतिम वाला लाइन, ये हाँ, इसके इसके मध्य में, बीच में, एकदम ठीक बीच में, बीच में। ऐसे देखिए, ये जो है ना, ये अंतिम वाला पॉइंट, इसको देख लीजिए। और ये वाला, ये छोटी वाली उंगली का, ये एकदम, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन, ये लाइन के नीचे वाला पार्ट में, इस पार्ट में आप प्रेशर खींचे बस। ये दो ही पॉइंट है गर्दन दर्द के लिए, ठीक है, इसको आप दाबिए। अच्छा, दूसरा हेडेक के लिए, हेडेक के लिए मैंने बताया, ये वाला जो अंगूठा है, अंगूठा के नीचे जो है ये वाला पार्ट को, इसको दाबिए हेडेक के लिए। और यहाँ अंगूठा के यहाँ आइए, यहाँ प्रेशर कर दीजिए बस। किसी भी तरह का हेडेक के लिए, ठीक है। ये हम्म ये वाला प्रेशर कर दीजिएगा, तो बिल्कुल ही आप जो है, 1 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट, उसमें बिल्कुल रिलैक्स मिल जाएगा आपको, पूरा रिलैक्स हो जाएगा, ये हेडेक के लिए और इसके लिए। और तीसरा एक पॉइंट और वो बता दे, क्योंकि गैस से था ये संबंधित, तो गैस का निवारण के लिए भी बता दे। जिसके पेट में पत्थर है और पत्थर के कारण पेट में दर्द है, ठीक है, तो उसका तो इलाज अलग है। और गैस के कारण, अगर गैस ज्यादा बढ़ जाए आपके इसमें, अगर उसमें अगर पित्त ज्यादा हो शरीर के अंदर, तो थोड़ा सा वोमिटिंग हो सकता है, और नहीं तो वोमिटिंग होगा नहीं। इसको देखिए, गैस वाले पॉइंट को देखिए, अच्छा से देखिए, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे पेट दर्द ठीक होने में, कोई भी पेट दर्द हो जाए, ठीक है। और गैस जो है पूरा सता रहा है, वो तुरंत बैठ जाएगा। ये देखिए, यहाँ जो है ना, इसको देखिए, ये वाला खाली वाला पोर्शन को देखिए, ये खाली वाला पोर्शन, ठीक है, देखिए। इसका दो हिस्सा है, एक हिस्सा इधर से है, एक हिस्सा इधर से है, इधर से ये बीच में ऐसे आइए, ये अंगूठा के नीचे आ जाइए, ऐसे जहां रुक जाए उंगली, जहां रुक जाए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे रोलिंग करते करते, धीरे धीरे इसी तरह टचिंग करते करते नीचे आइए, यहाँ जहां रुक जाए गड्ढा टाइप, हाँ, तो वहां से थोड़ा नीचे आइए, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर आइए, ठीक है। हम्म, अच्छा, उसके बाद इधर से आइए, इधर से फिर यही इसी पर गड्ढे पर, यहाँ नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे दिखाई देता होगा। तो इस पॉइंट पर दोनों को जो है ना, दोनों को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे। एक अंगूठा इधर, अंगूठा, हाँ, इधर से पकड़िएगा, ये उंगली है, और इधर से पकड़िएगा, ये अंगूठा है, अंगूठा से ऐसे दोनों एक साथ ऐसे ऐसे चलेगा, दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दोनों साइड एक साथ, हाँ, एक साथ प्रेस कीजिएगा, इसमें दर्द होगा। तो ये गैस को मिनिमाइज करने के लिए है ये पॉइंट। गैस तुरंत रिलीफ, ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये गैस का भी निवारण मैंने बता दिया कि गैस को आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। गैस के कारण पेट में अगर कहीं दर्द हो, ये पार्ट वो पार्ट कहीं पर भी दर्द हो, ठीक है, तुरंत जो है उससे ये हो जाएगा। तो इसीलिए गैस के निवारण के लिए मैंने क्या मेथड बताए, तो एक मेथड ये बताए, और थोड़ा सा बोले कि कच्चा तेल, और वो कच्चा तेल जो है, मान लीजिए कि कैसे तेल का पी लीजिएगा,
कौन तेल अच्छा है? जो कच्ची घानी का तेल है उसको ही लीजिए, कच्ची घानी का तेल। और जो तेल जो है ना ऐसे मुंह में लगाने पर थोड़ा सा आंख में अगर लग जाए, ठीक है, तो आंख अगर क्या होने लगे, आंख में अगर थोड़ा सा दिक्कत होने लगे, ठीक है, तो सोचिए कि वही तेल अच्छा है, सरसों तेल। उसी तेल को लीजिएगा, कच्चे घाने वाला सरसों तेल। तो उसमें जो है सब्जी में 2-4 बूंद डाल देने बोले, या फिर ऐसे ही जो है कच्चा तेल खाने बोले 2-4 बूंद खा लीजिए कच्चा तेल। उससे गैस गैस का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपके शरीर से। अच्छा, तीसरा एक चीज और बताएं, ठीक है, उससे क्या होता है ना कि देखिए उसमें जो है, इसका कारण भी बता दें कि कच्चा तेल आप क्यों कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो है लीवर जो है ना, हालांकि लीवर में बनता है, और बनाने के लिए तो मान लीजिए कोई भी चीज बनाइएगा आप किसी, तो कच्चा माल तो चाहिए ना, बिना कच्चा माल का तो हो नहीं सकता है। अब मान लीजिए कि खीर ही बनाइएगा, तो खीर बनाने या पायस बनाइएगा, तो पायस बनाने के लिए आपको जो जो मटेरियल चाहिए, उसमें दूध चाहिए, चावल चाहिए। तो जब तक दूध और चावल आपके समक्ष उपलब्ध नहीं होगा, तो आप खीर कैसे बनाइएगा? अगर चावल ही आ जाए और दूध नहीं आवे, तो फिर भी जो है खीर आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है, पायस बना नहीं सकते हैं। तो पायस बनाने के लिए कच्चा मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल के रूप में चावल लीजिए, दूध लीजिए, तभी बनेगा। तो उसी तरह जो है लीवर में जो है, लीवर में जैसे हम लोग मैंने हाई डेंसिटी, एच से हो गया हाई, डी से हो गया डेंसिटी, और एल से हो गया लिपिड। तो हाई डेंसिटी लिपिड जो है हमारे लीवर में ही बनता है। और जितना हाई डेंसिटी लिपिड लिपिड बन जाए, एच डी एल, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो शरीर में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाएगा। और अभी जो देख रहे हैं ना अधिकांश हार्ट अटैक जो हो रहा है, उसका कारण एक ही ये है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो उसमें एक प्रमुख कारण गैस का भी है, ठीक है। तो गैस ज्यादा बन रहा था, और गैस ज्यादा बनने का कारण तो आप लोग समझ गए कि एसिडिक फूड का ज्यादा ग्रहण करना। और जब एसिडिक फूड ज्यादा ग्रहण करेंगे तो ब्लड इन ब्लड आपका दूषित हो जाएगा, और दूषित होने से जो है धीरे धीरे वो तो सारा प्रोसेस हमने बताया। और अगर लिपिड आपका शरीर में अधिक बने, तो उसमें जो है यानी एच डी एल, एस से हो गया हाई, और डी से हो गया डेंसिटी, और एल से हो गया लिपिड। तो इसका मात्रा जो है लीवर जो है जितना अधिक, अब उसका रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल पाया जाता है, ठीक है ना। तो कच्चा तेल मतलब क्या, वो सरसों का तेल जो कच्ची घानी का तेल है, तो उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। तो उसकी मात्रा जितनी अधिक होगी ना, तो लीवर जो है ना उतना ही अधिक जो है क्या बनाएगा, उतना ही अधिक मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा। और गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होने से जो है ना आपका हार्ट अटैक का खतरा आप उससे बच जाएंगे। तो इसीलिए हम, एक तो गैस भी कम हो गया, और दूसरा जो है हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो गया। ये दो काम होगा आपके जीवन में, इसीलिए उसको ज्यादा ग्रहण कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ये नहीं खाना है। अच्छा, उसके बाद रिफाइन को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। कोई भी तेल जो रिफाइन होता है उससे तेल में जो पाया जाता है, ठीक है, उसमें जो अभी जो बोले कि लिपिड, तो वो तो हम लोग के लिए फायदे के लिए है। तो रिफाइन का मतलब सबको खत्म कर दिया, वहां से आउट कर दिया। उसमें जो पौष्टिकता था, वो सारा पौष्टिकता को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, तो उसमें जो है वो एसिडिक हो गया, ठीक है ना। वो एसिडिक हो गया, वो खाइएगा, वो तेल शरीर में एसिड का मात्रा को बढ़ाएगा। और शुद्ध घानी का तेल खाएंगे, कच्चा घानी का तेल, तो उसमें जो है एसिड का मात्रा नहीं बढ़ेगा। उसमें किसका मात्रा बढ़ जाएगा, अल्कली का मात्रा बढ़ जाएगा। अल्कली जितना अधिक हो उतना ही लीजिए, काहे कि आंत में जो है ना एसिड है, ये है, और अल्कली और एसिड मिलकर दोनों जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो है आप क्लास को जो है आज यहीं पर विराम देते हैं। सबको नमस्कार।